सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली के श्रोताओं को राजश्री त्रिवेदी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। राजश्री दीपा जी हम दोनों ही जल्दी में हैं एक दूसरे से पूछने के लिए कि आप कैसी हैं, आप कैसी हैं। और आज कुछ ऐसा हुआ ना, स्टूडियो के बाहर मुलाकात ही नहीं हो पाई। कहीं आप कुछ किसी तैयारी में लगे थे, हम तैयारी में लगे थे, लेकिन कोई बात नहीं। अब 1 घंटा हम बिल्कुल साथ हैं अपनी सखियों के साथ और श्रोता भाइयों के साथ। बिल्कुल। और आज हम क्या परोसने वाले हैं, हमारे व्यंजन क्या है आज के? व्यंजन देखिए ऐसा है कि अभी इन दिनों में या पिछले हफ्ते में क्या कुछ अच्छा बनाया, हम तो चाहते हैं सखियां और श्रोता भाई बताएं क्या अच्छा लगता है खाना, तो उसकी विधि बताएं। तो हमने जो बनाया था ना कल, जो घर में सबको अच्छा लगा, मैं तो वो बताने वाली हूँ। बहुत बढ़िया। वैसे दीपा, मैं व्यंजन से ये समझ के आपसे कही थी बात मैंने जी कि आज हम क्या क्या परोसने वाले, मतलब कि सखी विशेष में आज क्या है? एक चाट परोसेंगे और एक हम आइसक्रीम। अच्छा सुनो तो, मुझे लगता है आपने अभी मेरी बात नहीं समझी जी। मेरा कहने का मतलब आज हमारे प्रोग्राम में क्या क्या आइटम है। व्यंजन तो है, उसके अलावा हम चाह रहे हैं कि हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं, लेकिन हम उनसे समझना चाहते हैं कि बच्चों को गंध और स्वाद इसके पहचान कैसे सिखाएंगे। तो हम तो ये बातें यहाँ उनसे करेंगे ही। उन्होंने अपने घर में अपने बच्चों को किस तरह बताया है, कैसे रंगों की पहचान और आकारों की पहचान समझाइए, तो वो संदेशों से हमें इस बात को बताएं। बिल्कुल। और साइबर अपराध से बचें, कैसे बचें, हम इस पे भी बात करेंगे। बिल्कुल। और सखी विशेष शुक्रवार को होता है राजश्री, तो कल पुण्यतिथि है आशापूर्णा देवी की। चूंकि कल हम मुलाकात उनसे नहीं कर पाएंगे हमारे सखियों से, तो आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। बिल्कुल। और अब अपने नियमानिवाली की तरह कहते हैं ना, नियम है कि भाई हम पहला गीत अपने श्रोताओं को सुनवा दें। चलिए। लग गए
उस शब्द छंद का नाम है जय जय गोविंद। दादी जय जय गोविंद कह रही हैं, यानी दादी अब गंगा स्नान करने के लिए निकल रही हैं। निकलना शब्द उसे बेहद रोमांचित करता है। किसी को निकलते देखा कि हृदय खुशी से नाच उठता, मानो कहीं अनंत रहस्य का असीम भंडार हो, असीम विस्मय की दुनिया हो, जहां खुशियां ही खुशियां। अच्छा लगे ऐसी एक जगह इस घर का चौखट पार करते ही मिल जाएगी वो निधि। अतएव दादी जी निकलने वाली हैं। इस बात की आहट लगने के बाद लेटे रहना असंभव हो जाता। कौतूहल की शायद ये अकुलाहट होती थी। चेतना की प्रथम प्रेरणा तो कौतूहल ही है। राजश्री, हमारे सभी श्रोता भी समझ गए होंगे कि ये दृश्य दृश्यांतर जो आशापूर्णा देवी ने उपन्यास लिखे उसका अंश है और साहित्य यात्रा के प्रस्थान बिंदु के पीछे की ताकत को बताता है। उनकी साहित्यिक चेतना का प्रेरणा बिंदु वो कौतूहल ही है जो निकलने की जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त पहली महिला साहित्यकार आशापूर्णा देवी का जीवन जितना सरल रेखा सा दिखाई देता है, उतनी ही सीमाओं में जकड़ा हुआ है। जी, लगभग 100 उपन्यास से अधिक उन्होंने लिखे और 225 से अधिक साहित्यिक कृतियां रचने वाली आशापूर्णा देवी का जन्म 8 जनवरी 1910 को कोलकाता में हुआ। उनके परिवार में दादी का बहुत शासन चलता था राजश्री, और दादी की इतनी पाबंदी होती थी कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाएगा, ये वो मानती थी और उसको इस बात का वो पालन भी करवाती। यही कारण है कि माँ जो सुदीक्षित थी फिर भी संतान माता जो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वो आशापूर्णा देवी को बचपन में कोई औपचारिक शिक्षा नहीं दिलवा सकी। लेकिन कौतूहल कहाँ बाधाओं से बंधे रहता है। बिल्कुल सही। जब भाइयों को पढ़ाया जाता था ना, तो नन्ही आशापूर्णा पास बैठकर सुना करती थी और इस तरह शिक्षित होती रही। मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने एक कविता लिखकर चुपके से बच्चों की एक पत्रिका को भेज दी। कविता का शीर्षक था बायरे डाक, यानी बाहर की दुनिया की डाक। हम आपको बता दें कि बांग्ला भाषा की उपन्यासकार थी वो। जी बिल्कुल। और एक संदेश कुछ इसी बारे में आया है, उनके आरंभिक जीवन के बारे में। ये हमारे श्रोता लिख भेजते हैं कि आशापूर्णा देवी मध्यम वर्गीय परिवार से थीं, पर स्कूल कॉलेज जाने का उन्हें अवसर कभी नहीं मिला। उनके परिवेश में उन सभी निषेधों का बोलाबाला था जो उस युग के बंगाल को आक्रांत किए हुए थे। लेकिन पढ़ने, गुनने और अपने विचार व्यक्त करने की भरपूर सुविधाएं उन्हें शुरू से मिलती रही। उनके पिता कुशल चित्रकार थे, मां बांग्ला साहित्य की अनन्य प्रेमी और 3 भाई कॉलेज के छात्र थे। जाहिर है उस समय के जाने माने साहित्यकार और कला शिल्पियों के निकट से देखने जानने का अवसर आशापूर्णा देवी को आए दिन मिलते रहे। ऐसे परिवेश में उनके मानस का ही नहीं, कला चेतना और संवेदनशीलता का भी भरपूर विकास हुआ। अब परिवार में भले ही बंधन थे, लेकिन उन्हें बाहर जाने की कोई इतनी इजाजत नहीं थी, तो बाहर के संसार की झलक मिल जाए तो उनका सजग मन इधर से समूचे घटना चक्र की कल्पना कर लेता। इस प्रकार देश की स्वतंत्रता संघर्ष, असहयोग आंदोलन, राजनीति के क्षेत्र में नारी का पदार्पण और फिर पुरुष वर्ग की बराबरी में दायित्वों का निर्वाह, यह सब कुछ उनकी चेतना पर अंकित हुआ। जानती हैं, उनकी कविता बायरे डाक, ये कविता न केवल छपी बल्कि संपादक ने आशापूर्णा देवी से आग्रह किया कि वे और लिखें। बस फिर क्या था, लेखक आशापूर्णा देवी का रचनात्मक सफर शुरू हो गया। मात्र 15 वर्ष की आयु में आशापूर्णा देवी का विवाह हो गया, लेकिन पति ने उनके लिखने पढ़ने को लेकर समर्थन दिया और उन्होंने लिखना जारी रखा। जी, ये बहुत जरूरी था कि भाई घर में शादी उन दिनों बहुत जल्दी हो जाया करती थी, लेकिन उन्हें अपने पतिदेव का भी पूर्ण समर्थन मिला। तो शुरुआती समय में ज्यादातर वे पुस्तकें बच्चों के लिए लिखा करती थी। करीब 27 वर्ष की उम्र में 1936 में उन्होंने पहली कहानी जो वयस्क पाठकों के लिए लिखी, पत्नी ओ प्रेयोशी, जो कि आनंद बाजार पत्रिका में छपी, और इसके बाद आया उनका पहला उपन्यास प्रेम ओ प्रयोजन। उनके उपन्यास और कहानियों के में जो स्त्री पात्रों की पीड़ा वो जो दर्शाती थी और सामाजिक रूप से स्त्रियों के लिए जो बनाई गई जो बेड़ियां थी ना, उनके सच को वो बड़े कहना चाहिए क्रांतिकारी स्वभाव की जैसे एक पहचान देती थी। बिल्कुल। और उनकी सबसे चर्चित पुस्तक श्रृंखला 3 भागों में आई थी। प्रथम प्रतिश्रुति, स्वर्णलता व बकुल कथा।
3 पीढ़ियों की कहानी कहती है ये। समकालीन बांग्ला साहित्यकार महाश्वा देवी उनके लिए कहती हैं कि प्रथम प्रतिश्रुति आशा दी की कथा त्रयी की पहली कड़ी है। जी, और उसके बाद 2 कड़ियां स्वर्णलता और बकुल कथा, ये एक दूसरे के जैसे पूरक हैं और इन तीनों कृतियों के जरिए आशापूर्णा जी ने विगत, मध्य और वर्तमान काल की 3 पीढ़ियों के सामाजिक इतिहास को पाठकों के सामने जैसे उजागर कर दिया। और उनके मन में हमेशा सवाल उठता था दीपा कि इंसानों के बीच इतनी अंतर क्यों है, इतनी असमानताएं क्यों हैं, जीवन के हर क्षेत्र में स्त्री को अधिकारों से क्यों वंचित रखा गया है। आशापूर्णा देवी की कृतियों में विद्रोह तो रहता ही था, लेकिन रोष नहीं था। जी, वे मन के भावों को सहज सरल भाषा और दैनिक व्यवहार के क्रियाकलापों से उजागर किया करती थी। जी, देखिए अब राजेश्री, कितनी प्रेरणादायक बात है ना कि केवल बांग्ला भाषा ही जानने वाली आशापूर्णा देवी का साहित्य कई भाषाओं में अनुवादित हुआ और दुनिया में करोड़ों पाठकों के दिलों तक पहुंचा भी। शायद यही कारण है कि उनके कहते हैं वो बड़ी छोटे कद की थी और उन्हें रसोई की साहित्यकार कहा जाता था। इसका मतलब कि उन्हें वो ज्यादातर जो रचनाएं उनकी रही होंगी वो रसोई घर में उपजती होंगी। रसोई घर में, जी। इसका कारण ये था कि वे दिन में घर गृहस्थी संभालती थी और रात में कलम थाम कर साहित्य रचा करती थी। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि मेरे लिए गृहस्थी मेरी धरती है और साहित्य सृजन मन का आकाश। मेरी निगाहें आकाश पर लगी रहती जबकि पैर धरती पर रहे। मैंने कभी एक दूसरे को यानी गृहस्थी और साहित्य को एक दूसरे का पूरक या प्रतिस्पर्धी नहीं माना, बल्कि दोनों मेरे लिए समानांतर रहे। क्या बात है, यानी कि दिन भर काम करना और फिर रात को बैठकर लिखना। तो उस वक्त भी कुछ न कुछ रचनात्मकता होती थी जब वो अपने किचन में होती थी, और फिर जो दिन भर उन्होंने अपने जहन में पकाया है उसे वो कागज पे परोसती थी रात के वक्त। जी, और एक संदेश आया जहां पर उन्होंने क्या क्या पुरस्कार प्राप्त किए ये बता रहे हैं। तो अभी हम ये बात करें या एक दो किताबों का नाम आप ले सकती हैं, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद वापस बताएंगे। जी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें 1976 में मिला, ये बहुत से हमारे श्रोता और सखियां जानती हैं, और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। जबलपुर रविंद्र भारती, बर्दवान और जावतपुर विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि भी उन्हें दी गई। तो हम बता रहे थे उनकी किताबों के बारे में ना। जी, तो भाई उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, इसमें से कुछ का नाम हम आपके सामने ले रहे हैं। अधूरे सपने, अनोखा प्रेम, अपने अपने दर्पण में, कृष्णचूड़ा का वृक्ष, खरीदा हुआ दुख, और 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली महिला थी। और 13 जुलाई 1995 को आपने सदा के लिए इस संसार को विदा कहा। उन्होंने पुराने रीति रिवाजों और रूढ़िवादी परिवेश से निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो हम यहाँ पर एक गाना भी सुनवा दें अपने श्रोताओं को। जी,
लिए हो, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। खुद मिट्टी किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। पतवार बना ले, पतवार बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। बहुत ही प्यारा सा गीत था ये। और अब हम साइबर अपराध का जो डर हम सबके भीतर है, मुझे भी बहुत डर लगता है। जानती हो दीपा, कई बार कई तरह के फोन आते हैं, बैंक का नाम लेकर, और बिल्कुल उसी अंदाज में कि ये दबाएं, ये दबाएं, ये जानकारी लेने के लिए। एक बार तो मैंने अपने बैंक में फोन कर दिया था, वो जो हमारे पर्सनल रिलेशंस होते हैं ना, पीआर होते हैं, उनको, और मैंने पूछा कि बैंक से ऐसा फोन आया। उन्होंने कहा एकदम से नहीं, बैंक कोई फोन इस तरह के नहीं करता। हाँ, देखो ना ये कितनी, और हम लोग अक्सर ज्यादा उस पर गहराई से सोचते नहीं है और तुरंत हम बता देते हैं जो वो पूछना चाह रहे हैं। और हम जब तक कि वो बातें आगे बढ़ती है, पता चलता है बैंक के अकाउंट से बहुत सारा पैसा निकल चुका है। लेकिन इस सब चीजों से न घबराते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हमें सतर्क रहना है, यही हमें बात करना है। देखिए ना राजेश्री, आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा साइबर अपराध हमारे जो कई देशों में होता है ना, उसमें हमारा देश भी शामिल हो चुका। परंतु इससे घबराने और तनाव लेने के बजाय खुद को कैसे बचाना है, इस बात की जानकारी हमें बढ़ानी चाहिए, है ना? बिल्कुल। और हम ऐसे इस बात को समझा सकते हैं दीपा कि हम जब भी मॉल में कुछ खरीदारी करते हैं तो बिलिंग काउंटर पर जाते हैं। वहां मौजूद कर्मचारी हमसे पूछते हैं कि आप पहली बार शॉपिंग कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं, और हमारा मोबाइल नंबर मांगते हैं। कई लोग अपना मोबाइल नंबर देने से पहले घबराते हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग का यही तरीका है कि वो मोबाइल नंबर तो मांगेंगे, हमें ओटीपी आएगा, ओटीपी हम उन्हें देंगे और पेमेंट आगे होता है। पूरी जानकारी न होने की वजह से हम में से कई लोग अपना मोबाइल नंबर कहीं भी शेयर करने से घबराते हैं। बिल्कुल। और कई लोग जिन्हें ऑनलाइन भुगतान या क्यूआर कोड या ओटीपी या मैसेज, ये जब भी इसका कोई लिंक आ जाता है ना, तो राजेश जी बहुत डर जाते हैं सब लोग। और देखो, कहीं देखा जाए तो स्वाभाविक भी है, क्योंकि लगातार बढ़ते साइबर जो ये अपराध हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, लोगों के मन में एक डर पैदा कर रहा है। उससे उनको जो एक मानसिक सामाजिक रूप से भी वो कहीं ना कहीं उन्हें प्रभावित भी कर रहा है। तो साइबर क्राइम विशेषज्ञ जो इनकी जो एक अंतर्राष्ट्रीय टीम है, उनके अनुसार इस तरह के अपराधों के मामले में हमारा देश 10वें नंबर पे आता है विश्व में। बताओ। तो भाई इसमें अग्रिम शुल्क भुगतान यानी एडवांस फीस पेमेंट से जुड़ी धोखाधड़ी को सबसे आम अपराध बताया गया है। आरबीआई के अनुसार कार्ड और इंटरनेट द्वारा किए भुगतान से जुड़े फ्रॉड की संख्या वित्त वर्ष यानी 2024 में लगभग 30,000 तक पहुंच गई है। तो भाई ये सोचने की तो बात बिल्कुल है, और इस पे समझने की भी बात है कि ये इसका असर क्या होता है। तो देखिए, मस्तिष्क पे तो बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। जैसे साइबर अपराध से जुड़े मामले हम रोज सुनते हैं, तो जब बढ़ते साइबर अपराध का डर लोगों के मन में आता है तो व्यवहार पे भी वो प्रभावित करता है। और अनजान नंबर से मैसेज या कॉल आने पर लोग घबरा जाते हैं, डरकर फोन नहीं उठाते या ब्लॉक कर देते हैं। उन्हें ये सोचकर तनाव होने लगता है दीपा कि उनका नंबर स्कैमर्स को कैसे मिला, कहीं उनका फोन हैक तो नहीं हो गया है। वो बार बार खाते की रकम चेक करते हैं। हाँ, ये बात तो होती है राजेश जी। हमको कभी ऐसा कोई फोन आता है ना, किसी फोन में ये आता है कि क्या ये नंबर स्कैम है या हो सकता है। कभी हमारे फोन पे ऐसा आ जाता है ना, तो हम तुरंत डर के अपना अकाउंट चेक करने लगते हैं कि कुछ
कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। बिल्कुल। और असुरक्षा और कमजोरी की भावना भी बढ़ रही है। साइबर अपराध के डर से लोगों के आपसी व्यवहार प्रभावित हो रहे हैं। हर जाने अनजाने शख्स को शक की नजरों से हम देखने लगते हैं। शक की नजर, ये सब तो ठीक है, ये बातें मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा हम अच्छी बहुत क्या कहना चाहिए कि गंभीर विषय पे बात करने। देखो, ये बहुत गंभीर विषय। किसी की सारी जिंदगी की कमाई अगर कोई उड़ा ले, अगर किसी की जमा पूंजी को इंसान ये कर ले, तो फिर सोचो कितनी भयावह घटना हो सकती है ये, नहीं? हाँ, बिल्कुल। आपकी थोड़ी सी नासमझी की वजह से हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते। जो फिलहाल समझ पा रहे हैं वो ये है कि एक गीत सुन लेते हैं। गीत सुन। मुझको है तड़पाती, लूटे कोई मन का नगर, लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। मेरे जी का, मेरे दिल का चैन, सावला सा मुखड़ा उस पे कारने, रोग मेरे जी का, मेरे दिल का चैन, सावला सा मुखड़ा उस पे कारने, ऐसे को रोके अब कौन भला, दिल से जो प्यारी है सजनी हमारी है। कहाँ घर में बिन उसके रह भी नहीं पाती, लुटे कोई मन का नगर, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। दीपा, मन का नगर तो प्रेम में लुटता है ना? और वो लुट जाए तो दिल बाग बाग हो जाता है। लेकिन यहाँ तो राजश्री बात हो रही है अकाउंट की या अपनी पर्सनल डिटेल्स की। बिल्कुल। तो एक मैसेज आया है, ये बताना चाहती हूँ अपने सखियों श्रोताओं को कि कभी भी अनजान नंबर से फोन आए,
फोन को रिसीव नहीं करना चाहिए। कभी कभी कुरियर वाले भी पता पूछने के लिए फोन करते हैं जो सेव नहीं होते। अगर ऐसे फोन रिसीव करने पड़ भी जाएं तो आप पहले हेलो नहीं बोले, उधर से पहले बोलने दें। और अगर अनजान वीडियो कॉल हो और फोन रिसीव करने की जरूरत हो तो फोन ऐसे ऊपर की तरफ रखें कि आपका चेहरा उनके सामने ना आ पाए। अच्छा, देखो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां में भेजी। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई साइबर अपराध में कई तरह की आपराधिक गतिविधियां शामिल हैं जो डिजिटल डिवाइस और या नेटवर्क का उपयोग करके की जाती हैं। इन अपराधों में धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, डेटा उल्लंघन, कंप्यूटर वायरस, घोटाले और अन्य दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को अंजाम देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। साइबर अपराधी अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने, संवेदनशील जानकारी चुराने, सेवाओं को बाधित करने और व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को वित्तीय या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क में कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने लिखी है कि प्रतिष्ठा को नुकसान। ऐसे भी हम अखबारों में और टीवी चैनल्स पे इन दिनों खबरें सुनते रहे हैं जहां पर कि चेहरे को मॉफ कर दिया जाता है या इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हम आम तौर पे देखते सुनते हैं। तो बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। और छल के डर से कुछ लोग तो राजेश्री यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल भी बहुत कम करने लगे हैं। लेकिन हर वक्त ऐसा संभव नहीं है हमें, क्योंकि डिजिटल जमाना है और आगे इसकी मदद से ही हमें बढ़ना है। तो सतर्क भी रहना है और ध्यान भी रखना है। बिल्कुल, और किसी को ओटीपी नहीं बताएं। और फिलहाल हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। जी, और अब कैसे बचा जाए इस पे भी तो हमें बात करना बहुत जरूरी है ना राजेश्री। तो हमें लगता है 2 बैंक खाते रख लेना चाहिए। एक खाते में कम राशि रखें जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन पेमेंट के लिए कर सकते हैं, और इस खाते से यूपीआई इस्तेमाल करना है तो दूसरे नंबर से लिंक करें, और सिम को भी एक हो सके तो दूसरे मोबाइल में ही इस्तेमाल करें। और वहीं दूसरे खाते को ऑनलाइन भुगतान के लिए इस्तेमाल ना करें। हाँ बिल्कुल, और पासवर्ड और पिन मजबूत रखें। साइबर हमले का सबसे बड़ा जो कारण है ना, कमजोर पासवर्ड का होना, या पिन कोई अगर आपने स्ट्रांग नहीं डाला है तो अधिकतर लोग ऐसे पासवर्ड या पिन बनाते हैं जो उन्हें याद रहे, लेकिन इनको हैकर्स को उसे तोड़ना और उसको आसानी से समझना बहुत उनके लिए आसान है, क्योंकि वो तो हैकर है ना भाई। बिल्कुल, ऑनलाइन फ्रॉड होने पर तुरंत यूपीआई आईडी या बैंक खाता जिस नंबर से लिंक है उस नंबर से फौरन 1930 पर कॉल करें। इस पर आपके साथ हुए फ्रॉड से संबंधित सारी जानकारी मांगी जाएगी। जी, कोई भी ऐप या फाइल्स अगर ऐसा लगता है कि अविश्वसनीय स्रोतों से डाउनलोड हुआ है तो ऐसा करने से बचें। ऐसे कोई भी लैंडिंग ऐप डाउनलोड ना करें जहां पे .apk इंस्टॉलेशन फाइल मैसेंजर पर साझा की गई है। तो ये याद रखना है, APK इंस्टॉलेशन फाइल मैसेंजर, बिल्कुल वो नहीं साझा हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप समझ लीजिए कि कहीं कुछ गड़बड़ है। आजकल सोशल मीडिया पर आकर्षक सामान दिखाकर खरीदने का लिंक भी पोस्ट करते हैं, उन पर क्लिक करने से तो बिल्कुल बचें। जी बिल्कुल, और इसी तरह फ्री टॉक टाइम या डिवाइस मिलने के जो दावे करते हैं, कई लिंक आते हैं ऐसे राजेश, तो वेबसाइट
HTTPS यहाँ से शुरू होना चाहिए। अगर वेबसाइट HTTP से शुरू हो रहा है तो ये सुरक्षित नहीं है। वो जो छोटा सा S है उस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अगर कोई दुकानदार आपको मैसेज पर लिंक भेजता है तो उसे ध्यान से पढ़ें, उसके बाद उस पर क्लिक कर सकते हैं। जी, किसी दुकान पर QR कोड स्कैन करने के बाद उसको खाता धारक, उस पर खाता धारक का नाम आता है। अगर उस पर दुकान का नाम आ रहा है तो आप उस पर भुगतान कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का, किसी इंसान का नाम आ रहा है तो आप उस दुकानदार से जांच जरूर कर लीजिए, पूछ लीजिए कि भाई इस नाम से देखिए पेमेंट के लिए नाम आ रहा है तो मैं इस पे पेमेंट करूं या नहीं। RTO, बिजली या अन्य सरकारी काम हमेशा दिन में होते हैं। अगर कोई एजेंट आपका काम करने के लिए शाम को 6 बजे के बाद OTP मांगता है या भुगतान करने के लिए कहता है तो उससे बिल्कुल मना कर दें। जी, आजकल सभी बिल मोबाइल पर ही आते हैं और अगर कोई बड़ी कंपनी या ब्रांड खरीदारी के बाद OTP और फीडबैक की लिंक भेजती है तब भी आप उस मैसेज को अच्छी तरह से पढ़ें। मैसेज पर कंपनी का नाम होना बहुत जरूरी है, ये जरूर चेक करना आवश्यक है। लिफाफे या पार्सल आने पर खाली पैकेट फेंकने से पहले उस पर से अपना मोबाइल नंबर मिटा दें। हाँ, फोन पर ये बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल, फोन पर किसी को भी अपना आधार या खाता नंबर नहीं बताएं। जी, रोज साइबर अपराध से जुड़े मामले सुनने में तो हम अक्सर ही आते हैं राजेश्री। घबराने के बजाय पीड़ितों ने कहाँ गलती की और विशेषज्ञ ऐसे मामलों में क्या सलाह देते हैं, थोड़ा इसके बारे में पढ़ते रहिए और सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। दिल को देखो चेहरा न देखो, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। जो अपनी सच्ची सूरत दिखा दे, ऐसे नहीं दुनिया वाले, सबने ही अपने चेहरों के आगे झूठ के पर्दे हैं डाले। मीठी होठों पे बात दिल में रहती है घात, दिल का होठों से नाता ही टूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, तन से तो आजाद हम हो गए हैं, मन से गई ना गुलामी। परदेसी भाषा और भेष को ही देते हैं अब तक सलामी। भूल कर अपना रंग सीखे औरों का ढंग, अपनेपन का चलन हमसे छूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, मर्जी तुम्हारी तुम कुछ भी समझो, जो हम हैं वो हम ही जाने।
सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा है। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। साइबर अपराध को लेके देखिए बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और सभी को ये बताना भी बहुत जरूरी है कि हमारे सखियां और श्रोता भाई क्या सोचते हैं। मैलवेयर साइबर हमले का सबसे आम प्रकार है, क्योंकि इस शब्द में कई उपसमूह शामिल है, जैसे रैनसमवेयर, ट्रोजन, स्पाईवेयर, वायरस, वर्म्स, किलॉगर्ल्स, बॉट्स, क्रिप्टोजैकिंग और किसी भी अन्य प्रकार के मैलवेयर हमले जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सॉफ्टवेयर का लाभ उठाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है दीपा कि साइबर अपराध आजकल के दौर में एक ऐसी स्थिति है जिससे हर एक देश उलझ रहा है। ये ना सिर्फ एक चुनौती है बल्कि एक गंभीर मसला है। ये अपराध टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंप्यूटर ब्रीच, डेटा की चोरी तथा फेक कॉल्स या ईमेल स्कैम में एक अहम योगदान को पूरा करता है। मोबाइल की घंटी बजने पर, अच्छा ये एक दूसरे श्रोता का संदेश है, आप पढ़ दो इसको। जी आप पढ़ लीजिए। मोबाइल की घंटी बजाने पर जब कॉल रिसीव की तो उधर से फोन आया, आप अपना KYC जमा कीजिए नहीं तो आपका पैसा ब्लॉक कर दिया जाएगा। बेहद तैश में आकर बोल रहे थे। मुझे लगा बैंक वाले तो ऐसा नहीं बोलते हैं, पर मैं यही समझी कि अगर बैंक वाले हैं तो इन्हें भी मैं समझा ही दूं कस्टमर से कैसे बोला जाता है। मैं भी बोली आप बैंक के हैं या रिजर्व बैंक है, जरा बंद करके देखिए। तो मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ मुझे पता चलना चाहिए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। फोन कट गया और मैं उस पर रिंग करती रही, किसी ने फोन रिसीव नहीं किया और बाद में फिर वो स्विच ऑफ आने लगा। देखिए किस तरह से इन्होंने बताया अपने बारे में, इनके साथ भी हुआ ऐसा। और हमारे एक श्रोता थोड़े से मजाकिया अंदाज में बता रहे हैं कि लुटे कोई मोबाइल का नगर बनकर बोगस साथी। इससे बचिए। RBI बार बार समय समय पर सावधानी हम रहने के लिए हमें कहता है, फिर भी हम अनजाने में फोन कॉल से संबंधित फोन कॉल से हम फंसी जाते हैं। और पासवर्ड प्रबंधक, ऐसा करके एक हमारे श्रोता भेजते हैं कि साइबर अपराधी अक्सर पासवर्ड क्रेडेंशियल पर हमला करते हैं। सुरक्षित हैक करने में मुश्किल पासवर्ड बनाने के अलावा पासवर्ड मैनेजर ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो एन्क्रिप्टेड डेटाबेस में कई लॉगिन क्रेडेंशियल्स को सुरक्षित रूप से संग्रहित करते हैं, जिनमें से सभी एक मास्टर पासवर्ड के पीछे लॉक होते हैं। पासवर्ड मैनेजर आमतौर पर संगठनों, दूरस्थ टीमों और व्यक्तियों द्वारा वेब सर्फिंग करते समय अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि पासवर्ड को सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित रूप से बनाए रखते हैं। सबसे आम पासवर्ड मैनेजर में i1 पासवर्ड, KeePass या LastPass और एप्पल का iCloud की चेन शामिल है। हालांकि कुछ पासवर्ड मैनेजर जोखिम के साथ आते हैं। भाई देखिए ये जो संदेश है बहुत ही टेक्निकल भाषा है, लेकिन हाँ जो इन्होंने कहा कि भाई पासवर्ड कैसा बन रहा है, जो हमें समझ में आया है राजश्री कि पासवर्ड को कैसा बनाया जाए ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप कोई ईमेल अकाउंट खोल रहे हैं या आप बैंक के किसी अकाउंट के लिए, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो टेक्निकली वहां पे समझदार व्यक्ति आप उनसे पूछ लीजिए, या घर में अपने जो युवा वर्ग जो हमारे होते हैं वो तो बच्चे हैं वो इन सब मामलों में बहुत होशियार होते हैं, तो उनसे पूछकर फिर अपना जोड़कर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जरूर बनाएं। और दूसरी चीज के पासवर्ड को भी कहते हैं टाइम टू टाइम बदलते रहना चाहिए। हाँ ये भी हमने सुना है और वाकई में करना पड़ता है। जैसे कई कंपनीज में तो जहां पर आजकल होता है ना लैपटॉप बच्चों को दिया जाता है, कंपनी का है लैपटॉप, तो उनसे भी कहा जाता है कि आप एक 2 महीने में आपकी कंपनी का जो ईमेल आईडी खोलते हैं तो उसका पासवर्ड बदलते रहिए, सुरक्षा के हित में है वो। बिल्कुल, और उसको अपने फोन में या ऐसी जगहों पे नहीं रखें, क्योंकि अगर फोन गायब हो गया या चोरी हो गई तो बिल्कुल तो वो तो और ज्यादा जोखिम वाला काम हो जाएगा। वाला काम है। भाई बात जोखिम की हो गई है, लेकिन बच्चों को ये जोखिम हमें बिल्कुल नहीं देना है कि उन्हें कुछ समझ ही ना आए या वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो देखिए एक बात कहने की होती है ना राजेश्री, ये कौन सा कलर है, ये क्या है, ये कौन सा शेप है, तो कहीं ना कहीं बच्चे थोड़े से असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये क्या पूछा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। तो छोटे से उम्र से ही खेल खेल में हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि
फल कौन से हैं, ये सब्जियां कौन सी हैं, इनके कलर क्या है, इनके रंग क्या है, इनके आकार क्या है। बिल्कुल। और इनकी स्पष्टता स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। छुटपन से ही इस कौशल में बच्चों को होशियार बनाने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए। और सुनो, एक गीत सुन लें क्या? चलिए ना, सुनते हैं। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, बीचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, बीचक दाना। बोलो क्या? बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना। छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है, छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है। पहने वो घाघरा एक पैसा दाम है, पहने वो घाघरा एक पैसा दाम है। मुंह में सबके आग लगाए आता है रुलाना, बीचक दाना। मुंह में सबके आग लगाए आता है रुलाना, बीचक दाना। बोलो क्या? गिरची। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी। राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। कच्चे पक्के बाल हैं उसके, मुखड़ा है सुहाना, बीचक दाना। कच्चे पक्के बाल हैं उसके, मुखड़ा है सुहाना, बीचक दाना। बोलो क्या? बोलो बोलो। भुट्टा। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, एक जानवर ऐसा जिसके दुम पर पैसा। सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा, सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा। बादल देखे छम छम नाचे, अलबेला मस्ताना, बीचक दाना। बादल देखे छम छम नाचे, अलबेला मस्ताना, बीचक दाना। बोलो क्या? बोलो ना। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना। बात हो रही थी कि कैसे बच्चों को स्मेल यानी गंध और स्वाद की समझ बताई जाए। तो कुछ नए नए तरह के दिलचस्प खेल बच्चों के साथ खेल सकते हैं, जिसके लिए ना तो कोई गणित की जरूरत है और ना ही कोई रणनीति की जरूरत है। लेकिन हाँ, छोटे बच्चों के लिए रणनीति तो बहुत करनी पड़ती है भाई। बस इसे खेलने के लिए चाहिए घर में मौजूद कुछ छोटी छोटी चीजें और थोड़ा सा पेशेंस, सब्र। मुझे लगता है दीपा, थोड़ा सा सब्र नहीं, बहुत सारे सब्र की जरूरत होती है। हाँ, क्योंकि बच्चे क्योंकि जो ऊर्जा है ना, उसको हम कहीं उसके साथ साथ चल ही नहीं पाते हैं ना। बिल्कुल। इन्हीं से खेलेंगे ये खेल जो आपके बच्चे की इंद्रियों की क्षमता यानी देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और छूने के गुण को निखार देंगे। इसलिए तो कहते हैं कि सेंसरी प्ले यानी संवेदी खेल। हाँ, और इन खेलों को खेलना कैसे है, क्योंकि बच्चे इन्हें खेलेंगे तभी तो मिलेंगे ढेर सारे लाभ, जैसे उनकी याददाश्त तेज रहेगी, बहुत बढ़िया भी रहेगी, जल्दी से उलझने सुलझाने में का जो गुण है वो आएगा उनमें, और ध्यान लगाने के साथ ही उनका बौद्धिक विकास भी बहुत अच्छा होगा।
सबसे पहले तो है ये पहचाना कि कौन सा है रंग, क्या है आकार, है ना? हाँ। इस खेल में बच्चा समझेगा कि आखिर कैसा दिखता है आम, संतरा या नींबू। इसके लिए कुछ फल और सब्जियां ले आए। ये रंग बिरंगी होंगी तो बच्चे को ज्यादा मजा आएगा। अब बच्चे को बताएं कि संतरा केसरिया और नींबू पीले रंग का है। जो बड़ा है वो संतरा है और जो छोटे वाला है वो नींबू है। इसके बाद शिमला मिर्च और शलजम दिखाएं। पालक के पत्ते भी दे दें। अब इनके रंग और आकार बताएं जिससे बच्चे जान पाएं पीले, हरे और नारंगी जैसे रंगों में बदलाव या कि फर्क क्या है। साथ ही पता चल जाएगा कि क्या है गोल, चौड़े और छोटे बड़े आकार। क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया तरीका आपने बताया। अब सूंघने में भी अगर ऐसा कुछ खेल खेलें तो जैसे करेले की गंध कड़वी होती है और वहीं देखो तो आम में भरी होती सुगंध की मिठास, है ना? इसी सुगंध के अनोखे से गुण से पहचान कराने के लिए खेल खेल सकते हैं सुगंध वाला। इसके लिए कुछ फल और सब्जियां फिर से ले लें, जैसे मूली, आम, संतरा, नींबू, पुदीना वगैरह। इन्हें बच्चे को एक एक करके सूंघने के लिए दिए। जब वे इन्हें सूंघे तो उनके साथ बहुत इत्मीनान से पेश आना है। ऐसा नहीं कि अरे करेले का बताया था ना, अब कैसे भूल गए वापस वो वाली गंध और सुगंध। बहुत उन्हें अच्छे से समझाना है। फिर इस खेल में रंग बिरंगी टॉफियां, कैंडीज भी आप शामिल कर सकते हैं। देखो टॉफी फिर अगर वो खाने के लिए बोले ना तो ना नहीं करना, क्योंकि इतना समझा रहे हैं और खेल खिला रहे हैं तो एक टॉफी तो बनती है। बिल्कुल बनती है। और अब आपको ये भी बताना होगा उनको कि ये खुरदुरा है या ये है कोमल। कैसे बताएंगे? खेल में बच्चे रूबरू होंगे बनावटों से। इसके लिए बहुत तामझाम नहीं करने हैं। घर में और घर के आसपास मौजूद अलग अलग वस्तुओं जैसे रुई, लकड़ी, पेड़, घास, अनाज, बर्तन, फर्श और खाने के सामानों को शामिल कर लेना है। फिर सिलसिला शुरू करना है इन्हें छूकर पता करने का कि किसकी बनावट कैसी है और छूने में कैसा अनुभव हो रहा है। जहां बच्चों को पौधों के फूल कोमल और लुभावने लगेंगे ना, वहीं पेड़ का खुरदुरा तना बहुत अजीब लगेगा। इसलिए उनके हर अजीबो गरीब सवाल के जवाब देने के लिए भी तैयार रहें। हाँ, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। अब कहीं पे झंझन तो कहीं खटर पटर, ये मतलब ये आवाजों को भी जैसे उनको समझाना है। हम सबको पता ही है ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खटर पटर होती है। पायल की झनकार कहलाती है, वो दिल को भाती है। खिलौने वाले बंदर का डम डम करके डमरू बजाना चेहरे पे मुस्कान ला देता है। साइकिल की घंटी अलग से एक समा बांध देती है और बच्चों को बहुत मजा आता है। वहीं गाड़ी का हॉर्न कभी कभी मूड खराब कर देता है। पर जब हर आवाज दो चीजों के टकराने से होती है तो भाव हर बार अलग अलग कैसे, ये जानना सच में बहुत रोमांचक लगेगा। इसके लिए घर का कुछ सामान लें और उन्हें बारी बारी से बजाएं और बच्चे को हर आवाज समझने दें। बिल्कुल। देखो, और खट्टा लगा या मीठा था स्वाद, ये भी तो बच्चों को बताना है। तो भाई बचपन की रंग बिरंगी खट्टी मीठी गोलियां याद है ना आप सबको भी? कितना अचरज से भर जाते थे हम उनके स्वाद जानकर कि एक ही डिब्बे से निकलने वाली ये गोलियां अलग अलग रंग और स्वाद की कैसे हो सकती हैं। उस समय मन में आए इन्हीं सवालों के जवाब अपने बच्चे को खट्टी मीठी गोलियों की भांति ही देने हैं। इसके अलावा जब उन्हें कुछ खाने को दें तो भी उसका स्वाद पूछें कि उन्हें ये कैसा लगा। अब एक गीत सुनने का तो बहुत मन हो रहा है। चलो आपके मन की बात पूरी करती हूँ। सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। ए संजू, ए बिज्जू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ला 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 ला
नहीं, बोलो में गाओ। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, पापा नहीं है दादी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। सांस निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा, रेस रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा। साथ निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा, रेत रेशमी किरणों ने दूर किया उजियारा। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। रमा गाओ ना। बात देखिए, बच्चों को समझाने के लिए कभी कभी इस तरह से गीत भी गाने पड़ते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बड़ा प्यारा सा मैसेज आया है कि जब भी घर में नमकीन सेवइयां या कोई नूडल्स जो बनते हैं ना, वो अगर बनते हैं और उसमें जो वो उसके मसाले डाले जाते हैं, तो मेरा 5 वर्षीय पोता खुश होकर बोलेगा, वाह मम्मा, मेरी फेवरेट डिश बना रही हो। अगर चाय की भी खुशबू आ रही है तो आकर बोलेगा, दादी चाय बना रही हो, मुझे भी चाय बिस्किट खाना है ना। हैरत की बात होती है, पर ये तो डिजिटल दुनिया के बच्चे हैं, देखिए खुशबू भी समझ जाते हैं, ये उनका कहने का ये अर्थ है। और एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि भाई सुगंध और गंध ये दोनों हमारी इंद्रियों से जुड़े हैं। पकवानों की सुगंध है, हमारे जिह्वा को जागृत कर देती है, उसकी सुगंध से ही पता चल जाता है कि खाना बहुत स्वादिष्ट है। कोरोना काल में जब सूंघने की शक्ति थोड़ी खत्म से हो गई थी, तो सचमुच खाना भी नहीं खाया जाता था। जब सुगंध लौटी तो खाने का स्वाद भी मिलने लगा। और एक और संदेश मुझे लगता है कि हम शामिल कर लेते हैं, उसके बाद जल्दी से बता देंगे। व्यंजन भी बताना है जी, तो जल्दी से इसे शामिल कर लेते हैं कि जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तब हमें स्वाद नहीं आता है। कई बार ये भी पाया गया है कि गंध न आए तो हम ये स्वाद का मजा नहीं ले पाते, इसलिए स्वाद और गंध की इंद्रियां दोनों एक ही साथ काम करती हैं। अब तो एक जल्दी से व्यंजन बता दो। हाँ, तो देखिए बढ़िया सा कैरेमल चॉकलेट आइसक्रीम बताते हैं। इसकी जो सामग्री लेना है, 300 ग्राम एकदम ठंडे केले लेना है। उसमें मतलब आप समझिए 3 से 4 केले आएंगे। फिर 30 ग्राम खजूर, जो कि पहले से ही गर्म पानी में डाल के भिगो के उसके बीज निकाल कर आपको रख लेना है। 25 ग्राम कोको पाउडर लेना है। 40 ग्राम पिसे हुए बादाम या अखरोट का आप चूरा ले लीजिए, और बारीक कटे हुए मिक्स नट्स जो भी आपके घर में चलते हो, पसंद करते हो। अब क्या कीजिए, मिक्सर के जार में केला, खजूर, कोको पाउडर, पिसा हुआ बादाम या अखरोट जो भी आपने लिया है, अच्छी तरह चला लें। इसको एक क्रीमी सा टेक्सचर मिल जाएगा। इस मिक्सचर को एक बड़े कटोरे में निकाल लें। इसमें मिले जुले सूखे मेवे जो भी आपके घर में पसंद किए जाते हैं वो डालिए। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह चलाकर रात भर के लिए फ्रिज में रख दें, किसी एक ऐसे कंटेनर में जिसमें कि आइसक्रीम बहुत अच्छे से जम जाती है। अब सर्व करने के लिए कांच के बोल में थोड़ा सा ये मिश्रण डालना है, ऊपर से पिघली हुई चॉकलेट या फिर चॉकलेट सिरप, आखिर में सजाने के लिए मनपसंद सूखे मेवे। क्या ये बन गया है आपका कैरेमल चॉकलेट आइसक्रीम। बहुत सुंदर। और आज मुझे लगता है कि हमें जो हमने व्यंजन बताया है, जो महिलाएं होंगी घर की, जिन्हें मीठा पसंद है, जिनके बच्चों को मीठा बहुत पसंद है, वो जरूर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। बिल्कुल। और हमें भी बताएंगे अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे कि उन्होंने इस शनिवार रविवार को क्या अच्छा बनाया है ना। और भी कुछ बताने वाली हो क्या? हमारे पास 1 मिनट का समय है, तो तुम चाहो तो एक और रेसिपी हम बता सकते हैं। चलिए बिल्कुल बता देते हैं। तो ये है मुरादाबादी दाल चाट। तो किचन में अगर धुली मूंग की दाल बच गई है तो इसको घर पर ही मुरादाबादी जो दाल चाट है वो बना सकते हैं। कैसे? बची हुई धुली हुई मूंग की दाल या धुली हुई रख लें, 1 कटा प्याज, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 बारीक कटा टमाटर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, कुछ मठरी या पपड़ी उसको मतलब चूर के डालना है, 1 चम्मच हरे धनिए की चटनी, 1 चम्मच इमली की चटनी और हरा धनिया। तड़के के लिए लीजिए थोड़ा सा घी, 2 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च। बनाना कैसे है? बची हुई दाल में प्याज,
प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, जीरा पाउडर, हरे धनिए के पत्ते और इमली की चटनी डाल के मिला लें। इसी में मठरी को हाथों से तोड़कर डालें। तड़के के लिए घी गर्म करके लाल मिर्च का तड़का डाल दें। इसे दाल चाट के ऊपर डाल दीजिए। साथ में ऊपर से धनिया बुरक दीजिए, वो बारीक वाली सेव होती है वो बुरक दीजिए, कटा हुआ कच्चा प्याज और आनंद लीजिए। क्या बात है, आप ये रेसिपी जरूर बनाइए, हमें जरूर खिलाइए। इसी उम्मीद के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी और दीपा माहेश्वरी लेते हैं इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली।